नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं। आज फिर अधिगम से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के बातचीत हम करेंगे। सबसे पहले आज मैं कल के वीडियो से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को लेकर आप में से बहुत से लोगों के कुछ कमेंट्स थे, उन पे चर्चा करना चाहूँगा। उसमें एक तो छठे प्रश्न को लेकर के काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे, विचार थे, जिसमें संभवतया अधिगम को लेकर के बात थी कि अधिगम जो है किस किस प्रकार का हो सकता है। अधिगम मूलतः दो प्रकार का होता है, जिसमें आगमनात्मक और निगमनात्मक होता है। उसमें कई लोगों को ऐसा लगा कि ये सकारात्मक नकारात्मक भी हो सकता है, मगर इसलिए लगा कि हमने उसमें ज़्यादा गहराई से फोकस नहीं किया। सकारात्मक नकारात्मक नहीं होगा दोस्तों। आप लोगों के दिमाग में शायद ऐसा हो सकता है कि आगमन निगमन का मतलब ही सकारात्मक नकारात्मक होता, पर ऐसा नहीं है। आगमन का मतलब मैंने उसमें भी समझाया पहले भी। आगमन का मतलब होता है जब व्यक्ति खुद अपने तरीके से खोज करते हुए, अनुसंधान करते हुए, व्यवहार करते हुए, सक्रिय रहते हुए कुछ सीखता है और उसके द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे एक बालक जो है समाज के अंदर रहते हुए अपने आप में बहुत सारी चीज़ें सीखता है जो उसको कोई सिखाता नहीं है। राजस्थानी में कहावत आपने सुनी होगी, ठोकरें खाकर के व्यक्ति बहुत कुछ सीख जाता है। उसमें समय लगता है उसको, लेकिन वो परमानेंट ज्ञान होता है उसका, वो कभी ख़त्म नहीं होता, स्थायी ज्ञान होता है। वो आगमन के प्रकार का अधिगम है। दूसरा होता है दोस्तों वो वाला ज्ञान जिसमें हम दूसरों के द्वारा जो बनाया गया है उसको अपन डायरेक्ट ग्रहण कर लेते हैं, वो निगमित होता है। या यूँ कहें कि कोई सूत्र या कोई नियम पहले से बना हुआ, उसके अनुसार हम उसके बारे में बात करते हैं, पर अपने को उसके बारे में गहराई से पता नहीं होता है। इस आधार पर आप ध्यान रखें, अधिगम केवल आगमन निगमन होता है। गलत फहमी में आकर के हम कहीं ऐसा नहीं कर दें कि नकारात्मक सकारात्मक भी हो जाएगा। नकारात्मक सकारात्मक बिल्कुल भी नहीं होगा। और आप इतना तो सोचें, जब शिक्षण में आगमन निगमन विधि का उपयोग होता है, लेकिन क्या कभी सकारात्मक नकारात्मक विधि का उपयोग होता है? नहीं ना। इसका मतलब दोनों में पर्याप्त अंतर है भाई, उनको जोड़िए मत आप। निगमन और आगमन अलग चीज़ है। दोनों वो व्यवहार है जो अधिगम पैदा करते हैं। शिक्षण विधियों के द्वारा बालक में अधिगम हम पैदा करते हैं, तो अधिगम करने की प्रकार हैं वो, ठीक है ना, उससे अधिगम होता है। यहाँ सकारात्मक नकारात्मक का कोई लेना देना नहीं है। और हम में से जिन लोगों ने इस पर गौर किया, कमेंट किया, उन लोगों को मेरी पर्सनली राय है, वो अगर मानना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस तरह से कई बार हम क्या करते हैं, खुद की बुद्धिमानी से कई चीज़ों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जोड़ना शुरू कर देते हैं, और वो फिर इस तरह से अपने माइंड में बैठ जाती है कि हम लोग सही डिसीजन पर जा ही नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल आप उसको जो है मत जोड़िए, और ध्यान रखिए हमेशा इस बात के लिए कि ये फिक्स है, अधिगम आगमन और निगमन तरीके से ही होता है, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका है ही नहीं। सकारात्मक नकारात्मक और ऐसी जो चीज़ें जो है ना आपके मस्तिष्क में आती है, उनको आप सोचिए मत, बिल्कुल भी मत लाइए। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, आप इस बात को जानते हो कि हम समझने का प्रयास करते हैं पर समझ नहीं पाते, कई बार समझाने के बाद भी नहीं समझ पाते। और ये आप ही की बात नहीं है, बहुत लोग होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है कि मैं किसी बात को नहीं समझ पाऊँ, मुझे कितना ही समझा दो, तो फिर वहाँ पर हमारी एक मोरल ड्यूटी बनती है कि जो चल रहा है ना परंपरागत, उसको मान लें, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे, हमारा विवेक वहाँ काम नहीं कर रहा, विवेकहीन हो जाते हैं हम, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं हम। इसलिए वहाँ पर हमें ज़्यादा गौर नहीं करना, और गौर करने से हम वहाँ अटक जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए कई चीज़ें होती हैं दोस्तों, उदाहरण के तौर पर कई विद्वानों ने कई कोटेशन बोल दिए और आज भी हम उनको मानते हैं। नेहरू जी ने कह दिया आराम हराम है, क्यों मानते हैं हम? बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि आराम बहुत अच्छी चीज़ है, हराम काहे का? अभी लॉकडाउन में सब आराम कर रहे हैं। फिर तो नेहरू जी की बात गलत होगी? तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, कुछ आदर्श होते हैं, उन आदर्शों को मानना पड़ता है। और अगर उन आदर्शों को हम नहीं मानते तो फिर आप समझ सकते हैं कि शायद दुनिया का बहुत सारा ज्ञान हमारे पास आएगा ही नहीं। क्योंकि हम जो पढ़ाई करते हैं ना, जो सीखा आप लोगों ने, किताबों में पढ़ते हो आप, थॉर्नडाइक ने क्या बोल दिया वो तुम क्यों मान रहे हो, पियाजे ने बोल दिया वो क्यों मान रहे हो, कोहलबर्ग ने बता दिया वो क्यों मान रहे हो आप,
उसको आप मना कर सकते हो क्या कि नहीं ऐसा नहीं होगा? नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों यहाँ पर भी अपने को नहीं करना है। और मैं देखो आपको बार बार नहीं कह सकता, मेरा थोड़ा सा सोच अलग तरह का, मैं समझदार लोगों के लिए काम करता हूँ। और समझदार जो लोग हैं, जो सकारात्मक दृष्टिकोण से इसमें आगे बढ़ सकते हैं, वो निश्चित रूप से सकारात्मकता के साथ में उस व्यवहार को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी जिसमें सकारात्मकता का अभाव है वो किसी भी सूरत में इस कार्य को नहीं कर पाते, है ना। परिस्थितियाँ इस तरह की उनकी बन जाती है कि उनका सोच, उनका दृष्टिकोण, और यहाँ मान के चलिए कि कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति उस मुद्दे पर पहुँच ही नहीं पाता, है ना। तो पहला तो ये आप ध्यान रखें दोस्तों, उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो। और दूसरा मैं आपको थोड़ा इसमें और स्पष्ट करूं, प्रश्न नंबर 8 में भी कुछ लोगों को इस समय प्रॉब्लम थी, और उनके दिमाग में ऐसा विचार था कि शायद ये भी जो है वंश क्रम वाला जो प्रश्न था आपके, कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो ध्यान रखो, एक तो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, और दूसरा ये तय है कि वंश क्रम प्रभावित नहीं करता। अगर वंश क्रम प्रभावित करता तो पिता अगर 10वीं में पास नहीं हो पाया तो बेटा भी नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा, पिता 10वीं पास नहीं होता, बेटा मेरिट में आ जाता है। कई बार पिता बहुत इंटेलिजेंट होता है और बेटा बिल्कुल जो है डल होता है। दूसरा, उसमें कुछ लोगों ने लिखा कि सब लिंग कैसे प्रभावित करता, तो लिंग भी प्रभावित करता दोस्तों। कुछ व्यवहार, अधिगम का मतलब व्यवहार है, कुछ व्यवहार महिलाओं के बहुत अच्छे होते हैं, कुछ व्यवहार पुरुषों के बहुत अच्छे होते हैं। आप समझ सकते हैं, घर के अंदर जो साज सज्जा का काम है, रसोई का काम है, जिसको महिला जितने बेहतर तरीके से कर सकती है, क्या पुरुष कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुछ समय कर सकते हैं, 1 दिन कर सकते हैं, 5 दिन कर सकते हैं, परमानेंट नहीं कर सकते। दूसरा, जैसे कई बार मंगल गीत गाए जाते हैं, शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं और कुछ होते हैं, तो वहाँ मंगल गीत गाने के लिए सदैव महिलाओं को बैठाते हैं, कभी पुरुषों को बैठा है क्या? पुरुष बैठ कर के इस तरह मंगल गीत गा सकते हैं क्या? नहीं गा सकते ना। वो भजन गाएंगे, कीर्तन करेंगे और कुछ करेंगे, लेकिन मंगल गीत महिलाओं की तरह नहीं गाएंगे। महिलाएं बिना वाद्य यंत्र के कितना बढ़िया रंग जमा देती है। तो शायद आप समझ गए होंगे दोस्तों, कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो लिंग भी प्रभावित करता है उनको, इसीलिए लिंग प्रभावित करने वाला कारक है, उसके लिए आप संशय नहीं करें। और आप इतना तो आपको समझना चाहिए दोस्तों, जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सोचता हूँ, विचारता हूँ, फिर उसके बाद में जो है प्रश्न तैयार करके आप तक भेजता हूँ, तो फाइनली ये तो उसमें मेरा विचार रहता है ये कि आप लोगों को कोई गलत ज्ञान नहीं मिले। फिर भी कई बार कई लोगों को संदेह हो जाता है, कोई बात नहीं, आप कमेंट में जब भी लिखेंगे इस तरह का संदेह, मैं उनका अगले वीडियो के अंदर समाधान करूँगा। और पर्टिकुलर किसी कमेंट पे जवाब देना जो है बस का भी नहीं होता, इसलिए जब भी मुझे लगेगा कि जवाब देने योग्य है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलो दोस्तों, ये तो थी पिछली हमारी समस्याएं जिनको लेकर के मैंने चर्चा की, और अब हम बात करते हैं आज के प्रश्नों को लेकर के। और आज के प्रश्नों में दोस्तों पहला हमारा प्रश्न है, ये भी अधिगम से जुड़े हुए ही प्रश्न है। पहला हमारा प्रश्न है, रंजीत साइकिल चलाते हुए गिर जाने से उसके मस्तिष्क में क्षति होने के कारण उसकी आवाज़ आंशिक रूप से लड़खड़ाने लगी है। यह है, मतलब वो साइकिल चलाते चलाते गिर गया, गिरने से मस्तिष्क में थोड़ी उसके लग गई, और उसकी वजह से अब उसकी आवाज़ जो आंशिक रूप से लड़खड़ा कर आती है, वो पहले की तरह ठीक नहीं बोल पाता। तो मनोविज्ञान के अनुसार ये एक अधिगम की कठिनाई मानी जाती है। और कौन से प्रकार की कठिनाई है? डिस्थीमिया है, अलेक्सिया है, अफेजिया है, या अप्रेक्सिया है? तो दोस्तों ये है अफेजिया। अफेजिया का मतलब होता है जब कोई मानसिक रूप से मिस्टेक होती है या मस्तिष्क से संबंधित कोई विकार पैदा हो जाता है और व्यक्ति बोलने में, बातचीत करने में घबराहट महसूस करता है, शुद्ध रूप से नहीं बोल पाता है, आवाज़ लड़खड़ाने लग जाती है, तो वो अपने आप में क्या होता है? अफेजिया होता है। इसके बाद में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समीर हमेशा सोचता है शायद मेरी नाक कुछ ज़्यादा ही लंबी है परंतु कान छोटे हैं, यह है। तो इसके लिए देखो 4 ऑप्शन अपने पास में, डिस्मोर्फिया, बुलिमिया, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया। तो दोस्तों इसमें ये भी अधिगम से संबंधित कठिनाई है, और ये होता है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया का मतलब होता है व्यक्ति को खुद के ऊपर संदेह होने लग जाता है, अपने अंगों पर संदेह होने लग जाता है, और खुद के बारे में वो बार बार जो संदेह में आकर के सोचता है।
एक प्रकार से भ्रम पैदा हो जाता है उसको, होता कुछ नहीं है ऐसा, पर उसको भ्रम लगता है कि यार वाकई में मेरा ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, अंगुलियां बड़ी तो नहीं है, टांगें छोटी तो नहीं है, कान बड़े तो नहीं है, मतलब किसी भी अंग के लिए, अपने शारीरिक अंगों के लिए उसमें ऐसी सोच बन जाती है, उसको अपन बोलते हैं डिस्मॉर्फिया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा ये जो और शब्द आए हैं, इन सब शब्दों को लेकर के मैं धीरे धीरे प्रत्येक वीडियो के अंदर बात करूंगा, तो प्रत्येक शब्द का अभिप्राय आपको समझ में आ जाएगा। तो उन शब्दों के साथ में ही उस वीडियो में अपन समझ पाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट है मानवतावादी अधिगम सिद्धांत देने वाले विद्वान हैं। कौन से विद्वान हैं जिन्होंने मानवतावादी अधिगम सिद्धांत दिया है? अब्राहम मैस्लो, ब्रूनर, लेविन, पियाजे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो जो है ये इंग्लैंड के विद्वान थे और इन्होंने मानवतावादी सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर इन्होंने एक मानव को आवश्यकता पूर्ति के लिए कैसे वो काम करता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कैसे काम करता है, इस तरह का विचार उन्होंने दिया था। जैसे कि हम पढ़ते हैं सामान्यतया आवश्यकता पूर्ति या मांग पूर्ति का सिद्धांत, जिसमें व्यक्ति आत्मसिद्धि की प्राप्ति के लिए जो है अलग अलग सोपानों से अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करता हुआ बढ़ता है। इस तरह से इन्होंने जो है अपना सिद्धांत दिया था। तो ये मानवतावादी सिद्धांत के देने वाले हैं अब्राहम मैस्लो। चौथा आज का हमारा प्रश्न है, मंजू हमेशा अपनी पसंद की सीट पर बैठती है, इसलिए नियमित रूप से पढ़ने सबसे पहले आती है। आज देरी से आने के कारण उसे पीछे की सीट पर बैठना पड़ा, यह व्यवहार है। यानी वो नियमित रूप से जल्दी इसलिए आती थी कि उसको आगे की सीट पे कहीं बैठना पसंद था और वो उसी सीट के प्रयास में, जनरली आपने देखा होगा, आप भी विद्यार्थी जीवन में रहे तो कई बार सीट के चक्कर में, जगह के चक्कर में जल्दी जाना, बैठना, पड़ोसी के लिए सीट रुकवाना, ये व्यवहार आपने भी किया होगा। तो वो इस व्यवहार के लिए गई, लेकिन आज लेट हो गई तो उसको पीछे की सीट पर बैठना पड़ा, उसकी सीट पर कोई दूसरा बैठ गया। तो ये अपने आप में उसने उसको कुछ नहीं कहा, उसको उठाया नहीं उस सीट से और स्वतः ही पीछे जाकर बैठ गई। ये कैसा व्यवहार है उसका? अनुबंधित अधिगम है, अनानुबंधित अधिगम है, अनुकूलित अधिगम है या सकारात्मक अधिगम है? तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, ये अधिगम है कौन से प्रकार का? जो स्किनर ने अपना एक विचार दिया था, स्किनर ने अधिगम को लेकर विचार दिया है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में जब आगे से आगे अनुकूलन हो जाता है तो अपने आप में क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पर अनुकूलित अधिगम है। जैसे हम बस के अंदर यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो अगर सीट खाली होती है तो अपन पसंद की सीट पे बैठते हैं, और नहीं होती है तो वहीं बैठना पड़ता है जहाँ होती है, किसी को उठाते नहीं है। तो वो अनुकूलित व्यवहार है हमारा, हम जानते हैं इस बात को सामाजिक जीवन में रहते हुए कि हाँ हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। और कभी हम बैठे होते हैं सीट पे तो दूसरे को जाना पड़ता है पीछे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जब इस तरह का कोई व्यवहार हो तो वो अनुकूलित अधिगम कहलाता है। इसके बाद में मुझे पता है, मुझे पता है इस बार कुछ भी हो शिक्षक बनूंगा ही, कुछ भी हो शिक्षक बनूंगा ही, कोई भी कारण मुझे रोक नहीं सकता। मुझे पता है इस बार शिक्षक बनूंगा ही, कुछ भी हो शिक्षक बनूंगा ही, कोई भी कारण मुझे रोक नहीं सकता। यह कथन किस नियम से संबंधित है? यानी ये जो कथन है ये कौन सी नियम से संबंधित है, जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर देखो 4 नियम हैं। प्रभाव का नियम, उत्तेजना का नियम, मानसिक विन्यास का नियम और रुचि का नियम। तो दोस्तों जब व्यक्ति मानसिक रूप से अपने आप को ये सोच लेता कि हाँ मैं ऐसा करूँगा ही, ये करके रहूँगा ही, तो ये कहलाता है उसका मानसिक विन्यास। मानसिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति फिक्स है कि मुझे तो ऐसा करना ही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये तो आपने सुना ही होगा। तो वो मानसिक विन्यास की स्थिति है। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मानसिक विन्यास का नियम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि तत्परता का नियम भी हो सकता है, रुचि का भी हो सकता है, पर इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर वो स्थिति को फिक्स करके बैठा हुआ है, उसने फाइनल बना रखा। तत्परता तो वो होती है जो किसी समय आ जाती है, किसी समय नहीं आती है, लेकिन इसने मानसिकता अपनी क्या बना रखी है? परफेक्ट, कि मुझे तो ऐसा करना ही है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया अपना आज का ये प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत के रूप में दिया। थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत के रूप में दिया। इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का विचार कब प्रस्तुत किया? देखो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, जिसको हम जानते हैं।
लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि इन्होंने प्रयास और त्रुटि का विचार कब दिया था। तो इसमें है 1913 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में और 1898 ईस्वी में। तो दोस्तों इन्होंने प्रयास और त्रुटि का विचार सबसे पहले 1898 ईस्वी में दिया था और इन्होंने कहा था कि कोई भी प्राणी प्रयास और त्रुटि के आधार पर सीख सकता है। बाद में इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, तब भी उसको इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया, इसलिए उनके सिद्धांत को हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सिद्धांत का संबंध अन्य से नहीं है। किस सिद्धांत का संबंध अन्य से नहीं है, यानी जो इसमें दिए हुए नाम उनमें से संभवतया कुछ एक जैसे और कुछ अलग हैं, तो कौन सा अलग है उसको छांटना है। पहला यथार्थ अधिगम सिद्धांत, दूसरा परिष्कृत अधिगम सिद्धांत, तीसरा क्रमबद्ध व्यवहार अधिगम सिद्धांत और चौथा कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है, यथार्थ अधिगम सिद्धांत, परिष्कृत अधिगम सिद्धांत और क्रमबद्ध व्यवहार अधिगम सिद्धांत, ये हल के सिद्धांत के नाम हैं। हल ने जो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत दिया है, या यूँ कहें कि आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत दिया है, उसी सिद्धांत को हम यथार्थ, परिष्कृत और क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये ABC तीनों तो जो है हल के सिद्धांत के नाम है। जबकि चौथे नंबर पर जो कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत दिया हुआ है, ये स्किनर का सिद्धांत है। स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है वो कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत भी कहलाता है, इसलिए ये अलग हो गया इसमें, तो चौथा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 8वां, किस विद्वान ने माना है कि उद्देश्य कभी धनात्मक तथा कभी ऋणात्मक होते हैं। एक विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि उद्देश्य कभी धनात्मक होते हैं और कभी ऋणात्मक होते हैं। तो दोस्तों कुर्ट लेविन, एडवर्ड टॉलमैन, एडविन गुथरी और रॉबर्ट एम गेने, इनमें से किसने ऐसा माना है। तो ये मानने वाले हैं कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन ने क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत जो दिया है अपना, उस क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत में इन्होंने इस बात का विचार भी प्रकट किया है कि ये जीवन जो है, हमारा जीवन विस्तार जो है, या जिस धरातल पर हम जीते हैं, जिस सामाजिक वातावरण में जीते हैं, तो वहाँ पर कई बार तो हम हमारे उद्देश्यों को बहुत बड़ा और धनात्मक बना लेते हैं और कभी कभी हम उद्देश्यों में से कुछ कम भी कर लेते हैं, उनको छोटा भी बना लेते हैं, ऋणात्मकता में भी उनको ले जाते हैं कि यार नहीं ऐसा नहीं, अपन तो ऐसा कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा समायोजन के यूनिट में हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता तो उसको छोटे लक्ष्य को प्राप्त करके शांति प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे ही सामाजिक वातावरण में होता है दोस्तों, हमारी मानसिकता पहले बड़ी होती है लेकिन वो नहीं कर पाते, तो फिर हम ऋणात्मक हो जाते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, इसका काम चला लो। अपन जो है एक बड़ी कार लाना चाहते हैं, नहीं ला पाए, तो अपन ने सोच लिया चलो यार छोटी कार लेके काम चला लेते हैं, तो वो अपने आप में क्या है, ऋणात्मकता और धनात्मकता की स्थिति वहाँ पर बनती है। तो ये विचार दिए थे कुर्ट लेविन ने। 9वां प्रश्न है हमारा इसमें, सामाजिक मनोवैज्ञानिक से क्या अभिप्राय है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्या है। तो देखो ये मान के चलिए, सामाजिक मनोवैज्ञानिक विचार या दृष्टिकोण को लेकर के हम यहाँ बात कर सकते हैं। वे जो अवधान को महत्व देते हैं, वे जो सीखने में प्रेक्षणीय व्यवहार को स्वीकारते हैं, वे जो सामाजिक मौलिकता को समझते हैं, वे जो संबंधित समाज में निवास करते हैं। तो दोस्तों सामाजिक मनोवैज्ञानिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सीखने में प्रेक्षणीय व्यवहार को स्वीकारते हैं, जो ये मानते हैं कि सीखना जो है वो व्यक्ति के प्रेक्षण पर आधारित है, देखने पर आधारित है। जो समाज में व्यक्ति देखता है वैसा ही सीख जाता है, जैसा व्यवहार वो और करते हुए देखता है उसको प्रेक्षण से जो उसको अच्छा लगता है उसको ग्रहण कर लेता है, जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ देता है। इसके आधार पर प्रेक्षणीय व्यवहार को स्वीकारने वाले विद्वान जो है वो सामाजिक मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। जैसे अल्बर्ट बांडुरा जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, और उन्होंने जो है अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। उनके सिद्धांत को हम प्रेक्षणीय सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि प्रेक्षण के आधार पर सीखने को उन्होंने बल दिया है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा आखिरी और 10वां प्रश्न है, ऑलपोर्ट के अनुसार। ऑलपोर्ट ने एक विचार दिया है, देखो क्या दिया है, इनमें से कौन सा विचार ऑलपोर्ट का है। सूझ नवीन ज्ञान का रास्ता है, सूझ आयु के साथ कोई संबंध रखती है, तीसरा सूझ मानव शिशु में जंतु शिशु से अधिक होती है, और सूझ सिर्फ जंतुओं में पाई जाती है। तो दोस्तों इनका विचार है 3rd नंबर का सी वाला, सूझ मानव शिशु में जंतु शिशु से अधिक पाई जाती है। और यदि हम पढ़ते हैं गेस्टाल्ट थ्योरी को, सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को, तो उसमें ये स्पष्ट हो जाता है इन्होंने क्या किया, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत या गेस्टाल्ट थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए एक नर्सरी स्कूल के बालकों पर प्रयोग किया था,
और उस नर्सरी स्कूल के बालकों पर प्रयोग करने के बाद इन्होंने पाया था कि जो बड़ा उम्र का बच्चा है वो जल्दी किसी खिलौने को प्राप्त कर लेता है और छोटी उम्र का धीरे प्राप्त करता है। उसके आधार पर, उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष दिए थे कि एक तो जो है आयु के साथ साथ जो है सूझ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे सूझ बढ़ती जाएगी। और दूसरा इन्होंने निष्कर्ष दिया था कि सामान्यतया जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के जो बच्चे होते हैं, मनुष्य की संतानें होती है, उनमें सूझ ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। और देखिए, किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको लगता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में मैं निश्चित रूप से उसका निस्तारण करने की कोशिश करूंगा। और शंका संदेह आप मत लाइए, आप बहुत मन के साथ में याद कीजिए दोस्तों। जिस तरह से मैं पूरे मन के साथ में आपकी सफलता के रास्ते में एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के काम करने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में उसको ध्यान में रखिए। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जो है बहुत ही शालीनता के साथ में इन वीडियोस को देखते हुए और मेथड्स के लिए भी जो हमने शुरू किया उसको भी आपने बहुत अच्छे मन से देखते हुए इसमें जो कार्य किया है, उसी के लिए मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। और मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने साथियों में शेयर करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। और कई लोग जो बेचारे घर पर बैठ कर के इस स्थिति के अंदर पढ़ नहीं पाते हैं, कई आर्थिक समस्याएं भी लोगों के पास में होती है, पढ़ नहीं पाते, उनको यदि इसका लाभ मिलता है तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छी बात होगी, आपके मित्र को एक अच्छा लाभ मिलेगा और साथ ही साथ मुझे भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। और दोस्तों, एक मैं निवेदन ये भी कर रहा था बार बार कि कई लोग जो हैं सामान्यतः, जैसे मैंने देखा कि इनको लिखते नहीं होंगे अभी भी, तो दोस्तों लिखना शुरू कर दीजिए। जितना आप लिखोगे उतने ही फ़ायदे में रहोगे। मैं जो कुछ बोलता हूँ, एक एक शब्द जो बोलता हूँ, वो निश्चित रूप से सारगर्भित और आपके फ़ायदे के लिए बोलता हूँ, इसलिए उसको थोड़ा सा आप जो है बहुत आत्मा से लें। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आप बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में इस बार रीड पार के नारे के साथ में काम कर रहे होंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।